हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पल लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसमें हमने देखा था जैन साहित्य, और उसमें मैंने आपको जैन साहित्य को दो भागों में बांटा था, जिसमें से पहला भाग था अपभ्रंश युक्त जैन साहित्य जो 10वीं शताब्दी से पहले की थी, और उसके बारे में मैंने बताया था, और उसमें प्रमुख जो कवि थे उनके बारे में और उनके द्वारा जो रचनाएं थी उनके बारे में आपको बताया था। और मैंने बताया था कि सेकंड पार्ट इसका आएगा जिसमें हम देखेंगे अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त। फर्स्ट हमने देखा था अपभ्रंश से युक्त, अब आज हम देखेंगे अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त जैन साहित्य, और इसकी समय अवधि क्या है, 10वीं शताब्दी की बात की है। और आज का वीडियो अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त जैन साहित्य एवं उससे जुड़े कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो नेट की तैयारी करते हैं, टीचर की तैयारी करते हैं, और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का जो लास्ट पॉइंट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। मैं बताऊँगा किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, आज हम क्या देख रहे हैं, अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त। इससे पहले हमने देखा था अपभ्रंश प्रभाव से युक्त, आज हम देख रहे हैं मुक्त जैन साहित्य, और इसकी समय अवधि क्या है, 10वीं शताब्दी की बात की है। और आज हम क्या देखेंगे, अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त जैन साहित्य, कवि और उनकी रचनाएं। तो इसमें जो सबसे पहले कवि हैं उनका नाम देखिए क्या है, उनका नाम है शालिभद्र सूरि। और देखिए इनके बारे में क्या कहा जा रहा है, शालिभद्र सूरि के बारे में गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है। गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं कि शालिभद्र सूरि हिंदी के पहले कवि हैं। किन्होंने शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि माना है, तो गणपति चंद्रगुप्त ने। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ और लेखक हैं जिन्होंने कुछ कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने उनके बारे में बताया है। पहला देखिए, राम कुमार वर्मा ने किन्हें हिंदी का पहला कवि माना था, तो स्वयंभू को माना है। अगर पिछला वीडियो आपने देखा होगा तो इसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड देखिए, शिव सिंह सेंगर, और ये किनको मानते हैं, पुष्पदंत को पहला हिंदी कवि मानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह किनको हिंदी का पहला कवि मानते हैं, तो ये अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो इसे याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं शालिभद्र सूरि के द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं वो ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर शालिभद्र सूरि द्वारा रचित ग्रंथ, पहला है भृतेश्वर बाहुबली रास, और इसकी समय अवधि क्या है, 1184। और यह किस प्रकार का काव्य है, तो यह खंड काव्य है। किस प्रकार का है, तो खंड काव्य है। और इस ग्रंथ में कहानी क्या है, तो देखिए अयोध्या में राजा होते हैं भरत, और ये बड़े भाई हैं ये, और बाहुबली तक्षशिला के राजा बनाए जाते हैं जो छोटे भाई हैं। और इन दोनों की वीरता से संबंधित इसमें कहानी बताई गई है। और लड़ाई झगड़े से दुखी होकर के जब यह धर्म की तरफ आते हैं, तो जैन साहित्य के द्वारा जो इन्हें जैन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से संबंधित यह ग्रंथ है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस इसे याद रखिए कि भृतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूरि ने की है। इसका समय काल क्या रहा है, तो 1184, और यह एक खंड काव्य है। इतना आप याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। और शालिभद्र सूरि के द्वारा जो दूसरा ग्रंथ लिखा गया है वह कौन सा है, तो पंच पांडव रास, इसे याद रखिएगा। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने एक लिखा है 14 ठवानी, ये क्या है, तो देखिए बहुत सारी जो रचनाएं होती है उसमें लिखा होता है कि कुछ खंडों में है, कुछ दोहों में लिखा गया है, कुछ छंदों में लिखा गया है। तो उसी प्रकार ये ठवानी उसी प्रकार है। तो पंच पांडव रास कितने दोहों में या छंद में लिखा गया है, तो यह 14, जिसे यहाँ ठवानी कहा गया, इसे याद रखिएगा। पंच पांडव रास 14 ठवानी में लिखा गया है।
और यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो शालिभद्र सूरी के द्वारा यह लिखा गया है। तो आपने पहला देख लिया पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त जैन साहित्य के दूसरे कवि कौन से हैं। तो वो देखिए, उनका नाम है जिनधर्म सूरी। क्या नाम है? जिनधर्म सूरी। और इनके द्वारा देखिए क्या रचना की गई है, स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास की रचना जिनधर्म सूरी के द्वारा की गई है। और स्थूलीभद्र रास की रचना का समय क्या रहा है, तो 1209 ईस्वी रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, स्थूलीभद्र एक राजा है और ये गलत कार्यों में संतलिप्त रहते हैं। तो वहाँ से जब यह धर्म की ओर आते हैं तो जैन धर्म में इनको शिक्षा दी जाती है मोक्ष प्राप्ति से संबंधित, उसी पर यह ग्रंथ लिखा गया है। तो इसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है जिन धर्म सूरी, जैन धर्म की जो शिक्षा स्थूलीभद्र को दी जाती है उसी से संबंधित यह रास है, ग्रंथ लिखा हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, स्थूलीभद्र रास की रचना जिन धर्म सूरी ने की है और इसका समय वर्ष क्या रहा है, तो 1209 ईस्वी रहा है। चलिए नेक्स्ट जो कवि हैं उन्हें देखते हैं। देखिए उनका नाम है विजय सेन सूरी। क्या नाम है? विजय सेन सूरी। और इनके द्वारा जो रचना लिखी गई है वह कौन सा है, रेवंतगिरी रास। रेवंतगिरी रास, यहाँ देखिएगा गिरी मीन्स पर्वत होता है, तो पर्वत पर विजय पाने, इसे याद रखने में आसानी होगा, पर्वत पर विजय पाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, विजय सेन सूरी के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, रेवंतगिरी रास। और यहाँ देखिए मैंने इसका समय भी लिखा है, रेवंतगिरी रास की रचना का समय क्या रहा है, तो 1230 से 1231 ईस्वी के बीच में रहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ रेवंतगिरी रास की कहानी क्या है, उसमें क्या बताया गया है। तो इसमें विजय सेन सूरी ने प्रतिमा, मूर्ति पूजा, प्रतिमा और तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है। तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है जिसमें, और यहाँ पर देखिए गिरी पर्वत का है। तो इसमें एक और भी महत्वपूर्ण बात है, इस ग्रंथ में पर्वत का, ठीक है, जो सुंदरता होती है प्रकृति की, उसका सचित्र वर्णन किया गया है। किसमें? तो रेवंतगिरी रास ग्रंथ में। और रेवंतगिरी रास ग्रंथ के लेखक कौन है, तो वह है विजय सेन सूरी। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए है सुमति गुनी, और इनके द्वारा देखिए कौन सी रचना लिखी गई है, तो नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास की रचना सुमति गुनी के द्वारा किया गया है। और नेमिनाथ रास की जो रचना हुई है उसका समय क्या रहा है, तो 1213 ईस्वी। तो इसमें देखिए नेमिनाथ गुरु हैं, उनके द्वारा जो जैन धर्म से संबंधित जो शिक्षा उपदेश दिए गए हैं उसके बारे में इसमें बताया गया। और इसमें जो प्रसंग है वह कृष्ण के जो बातें हैं उसका वर्णन किया गया है, कृष्ण से जुड़ी बातों का वर्णन किया गया है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, नेमिनाथ रास जो है वह 58 छंदों की रचना है, छंदों की रचना है, इसे याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिनाथ रास 58 छंदों की रचना है। तो आपने यहाँ देख लिया नेमिनाथ रास की रचना सुमति गुनी के द्वारा किया गया है और यह 1213 ईस्वी में किया गया। नेमिनाथ रास 58 छंदों की रचना है और इसमें किसका वर्णन है, तो कृष्ण भगवान का वर्णन किया गया है। तो आपने यहाँ तक देख लिया। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है और इसी पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसे अच्छे से देखिएगा पूरा वीडियो। चलिए आगे हम देखते हैं और ये आज का लास्ट पॉइंट होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह। देखिए इनके जो नेक्स्ट कवि हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन है, कवि आसगु। याद रखिएगा कवि आसगु। और इनकी दो रचनाएं हैं, वो देखिए दो रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहली रचना है चंदन बाला रास और दूसरा है जीवदया रास। तो सबसे पहले हम चंदन बाला रास के बारे में देख लेते हैं। चंदन बाला रास की रचना आगसू के द्वारा 1200 ईस्वी में की गई है। कब की गई है, तो 1200 ईस्वी में की गई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है चंदन बाला रास 34 छंदों में रचित
लघु खंड काव्य है, इसे याद रखिएगा। चंदन बाला रास 34 छंदों में लिखा हुआ लघु खंड काव्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट चंदन बाला रास से जुड़ा हुआ, देखिए चंदन बाला रास की नायिका, चंदन बाला रास की जो नायिका है वो कौन है, तो देखिए चंपानगर की राजकुमारी, चंपानगर की राजकुमारी राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला है, जो चंदन बाला रास की नायिका है, इसे याद रखिएगा। इसमें और एक इम्पोर्टेंट है, कवि आंसू के द्वारा जो चंदन बाला रास लिखा गया है, यह कहाँ की रचना है, तो यह जालौर, जालौर की रचना जगह पर से लिखा गया है। और यह कहाँ पर है, तो राजस्थान में है ये, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इसकी भाषा क्या है, तो राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा रही है। नेमिनाथ जो इसके पहले हम लोगों ने देखा था, नेमिनाथ जो रास थी, इसकी भी जो भाषा थी वह राजस्थानी हिंदी है, ठीक है, राजस्थानी हिंदी इसकी भाषा है, और यहाँ पर भी इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी, और यह कहाँ लिखा गया है, जालौर राजस्थान में। तो ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे याद रखिएगा। चंदन बाला रास किसकी रचना है, तो कवि आसगू की रचना है। इसका समय वर्ष 1200 ईस्वी में है। चंदन बाला रास 34 छंदों में लिखित लघु खंड काव्य है, और चंदन बाला रास की नायिका चंपानगर की राजकुमारी चंदन बाला है, और यह किनकी पुत्री है, तो राजा दधिवाहन की पुत्री है। चलिए नेक्स्ट जो कवि आंसू की रचना है वह क्या है, जीव दया रास। इसका नाम पढ़ने से क्या पता चल रहा है, जीव दया, जीवों पर जो दया की जाती है उससे संबंधित रास लिखा गया, ग्रंथ लिखा गया है। जीवों पर जो अत्याचार होते हैं उसी पर जो दया भाव दिखाया गया है इस रचना में दिखाया गया है। तो और यह किससे जुड़ा हुआ है, तो महावीर स्वामी के उपदेश से पद में लिखे गए हैं, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जीव दया रास कवि आंसू की रचना है, और यह किस लिए महत्वपूर्ण है और प्रसिद्ध है, तो इसमें महावीर स्वामी के उपदेश पद में लिखे गए हैं। तो ये आज का लास्ट पॉइंट था। आज का वीडियो छोटा है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने जैन साहित्य में अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त जैन साहित्य के प्रमुख कवि और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, साहित्य है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज यहाँ पर जैन साहित्य खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वह नाथ साहित्य से होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले हमने सिद्ध साहित्य देखा था, उसके बाद जैन साहित्य देखा है, इसके बाद हम नाथ साहित्य देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इससे ही जुड़ा होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास से, जो नाथ साहित्य से होगा। दोस्तों मैं और भी साथ में बता देता हूँ, मैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन के जो सीजीएल के सिलेबस हैं उसको पूरा करूँगा, और हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ साथ मैं काव्य विधि और काव्य कुंज से भी संबंधित वीडियो लाऊंगा, जिसमें पहला वीडियो रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित होगा। तो आप चैनल पर बने रहें, और मैं फिर से आपको भरोसा दिलाता हूँ कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन का जो सिलेबस है उसे मैं पूरा करूँगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और वैसे फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले वीडियो को देखिए, आपको लगता है कि वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे तो आप भी इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।